बांधवगढ़ में कुछ हाथियों की मृत्यु के बाद जब एक आईएफएस ऑफिसर को फ़ोन जाता है कि आप अपनी छुट्टी कम कर दीजिए इस समय और हमें आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ आ जाइए। ये आईएफएस ऑफिसर मना कर देते हैं, जिसकी वजह से अब इनको ही सरकार ने कहा है कि आप परमानेंटली छुट्टी पे रहिए। इस पे हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे किस प्रकार से यहाँ पे जब ड्यूटी का ऑन कॉल आया तो इस आईएफएस ऑफिसर ने उस ड्यूटी को निभाने से मना कर दिया और हाथी हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, अम्ब्रेला इकोसिस्टम में कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, एलिफेंट रिजर्व्स कितने, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई समीक्षा में वरिष्ठ वन्यजीव अधिकारियों द्वारा संकट से निपटने के तरीके पर सवाल उठाया है। इसमें यह बात सामने आई है कि फील्ड डायरेक्टर ने आपातकाल के दौरान कथित तौर पर छुट्टी से वापस आने से इनकार किया। उप वन मंडल अधिकारी ने अपने अधीनस्थों को अपने कर्तव्य सौंप दिए, यानी अपने जो उनके छोटे डेलीगेट्स थे उनको बोल दिया कि तुम ही ड्यूटी कर लो। इसके अलावा मध्य प्रदेश वन विभाग के सचिव ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन संरक्षक और क्षेत्र संचालक गौरव चौधरी और पनपथा रेंज के सहायक वन संरक्षक और उप वन मंडल अधिकारी फतेह सिंह निनामा को के निलंबन का आदेश जारी किया है। आदेश में साफ साफ कहा है कि 2010 बैच के आईएफएस अधिकारी चौधरी ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन मध्य प्रदेश द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद छुट्टी से वापस न आकर अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के नियम 3 का उल्लंघन किया है। उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन भी बंद रखा, जिससे वरिष्ठ निर्देशों की अवहेलना और साथ ही साथ आधिकारिक कर्तव्यों की उपेक्षा हुई है। आदेश में ये भी कहा गया है कि निनामा मामले की जांच के दौरान समय पर और सक्षम नेतृत्व प्रदान करने में विफल रहे। उन्होंने अपने आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा किए बिना अधिकांश कार्यवाही अधीनस्थों को सौंपी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी बताया कि क्षेत्र में बड़े झुंड से आने से निपटना अधिकारियों के लिए एक नया अनुभव था। राज्य में पूर्वी हिस्से में बड़े झुंडों की आवाजाही पर क्षेत्र निदेशकों सहित सभी अधिकारियों को सतर्क रहने की ज़रूरत बताई। और ऐसा क्यों होता है? जब झुंड पानी और खाने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह अचानक से चलता है, क्योंकि हाथी झुंड में रहते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक इशू बन सकता है कि पहले तो इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, दूसरी चीज़ ये अगर किसी ऐसे रिजर्व से आ रहे हैं जहाँ पे बीच में सड़कें पड़ती हैं तो यहाँ पे गाड़ियों से भी ये भिड़ के इनकी मृत्यु हो सकती है। यादव ने यह भी कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी फील्ड डायरेक्टर छुट्टी से वापस नहीं आए। इलाके में बड़े झुंडों की आवाजाही से निपटने में भी उनकी और लापरवाही बरती गई। मौत के कारण के बारे में पूछे जाने पर बोला कि फसलों पर कीटनाशक के इस्तेमाल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2-3 दिन में भेज दी जाएगी। सरकार ने राज्य में हाथियों से निपटने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। वन विभाग हाथियों से निपटने के लिए वन अधिकारियों को सक्षम बनाने के लिए रणनीति बनाने हेतु एक हाथी टास्क फोर्स भी बनाई है और सरकार एक नीति लाने की योजना लगातार बना रही है। जैसे कि केरल, असम, कर्नाटक के विशेषज्ञ स्थानीय अधिकारियों के साथ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एलिफेंट पॉपुलेशन होती है इन सारे रीजन्स में। सरकार ने बताया है कि वह अकेले नर हाथियों को रेडियो टैग करना शुरू करेगी, जो आमतौर पर झुंड से अलग हो जाते हैं, और अगर अलग हो जाते हैं तो किस प्रकार से वो आइसोलेशन में बिहेव करते हैं उनको समझने की भी कोशिश करेगी। ये कभी कभी इंसानों से मुठभेड़ में भी फंस जाते हैं। हाल ही में उसी जिले में हाथियों के हमले में 2 लोगों की मौत भी हुई है। सरकार मानव पशु संघर्ष, जो कि लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रही है, तो पॉपुलेशन जब एक्सपैंड करेगी तो उसको रहने के लिए जगह, खाने के लिए भी स्रोत चाहिए, तो ये क्या करेगी? वनों की कटाई करेगी, जिसकी वजह से हम हाथियों की इकोसिस्टम में जा रहे हैं और यहाँ पे मानव पशु संघर्ष बढ़ता चला जाएगा। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हाथियों की मौत कोदो बाजरा खाने से हुई है, कोदो मिलेट्स जिसको कहते हैं। इसलिए सरकार हाथियों को खेतों की ओर आने से रोक रही है। फसलों के चारों ओर सौर ऊर्जा चालित बाड़ लगाने की योजना भी बना रही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के बाद शुरू किया गया था, ये 1992 में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में चल रहा है, यानी कि इसमें स्टेट की गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही वित्त साझा करती हैं। यहाँ पे एलिफेंट्स का प्रोटेक्शन करना इम्पॉर्टेंट है, जहाँ ये रहते हैं उसका प्रोटेक्शन करना इम्पॉर्टेंट है, और जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो पैटर्न हर साल अपनाते हैं, तो
बीच का जो क्षेत्र होता है जहाँ से वो गुजरते हैं उसको कॉरिडोर कहते हैं, उसका भी संरक्षण करना है। मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट भी कम करना है, और जो भी डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स है जिनको पाला जाता है, जू में पाला जाता है, बहुत सारे माहौल्स भी पालते हैं, उनका भी संरक्षण करना है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। उद्देश्य था भारतीय हाथियों का संरक्षण नीति तैयार करना और उसके आवासों के लिए कार्य योजनाएं बनाना। 33 एलिफेंट रिजर्व हैं अभी तक हमारे पास, जो कि 14 स्टेट्स में फैले हुए हैं। टोटल रिजर्व 80,776.6 स्क्वायर किलोमीटर है। अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व 32वां एलिफेंट टाइगर रिजर्व है जो कि तमिलनाडु में है, और 33वां ईआर ये तराई ईआर है जो कि उत्तर प्रदेश में सेटअप किया गया है। कुछ इस प्रकार से एलिफेंट रिजर्व फैले हुए हैं 33, जैसे कि आप देख सकते हैं शिवालिक, तराई, उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व। यहाँ नीचे आएंगे, छत्तीसगढ़ में लेमरू है, बादलखोल है, सिंहभूम यहाँ पे पड़ता है झारखंड के पास, काजीरंगा करबी एंगलोंग आसम में है। फिर उसके बाद साउथ अरुणाचल कामेंग, सोनितपुर, दिहिंग, पटकाई, ज़्यादातर आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट और साउथ में देखेंगे, इवन आप ईस्ट में भी देखेंगे, बट इस पूरे रीजन में कोई भी एलिफेंट रिजर्व नहीं है। इधर एलिफेंट्स का जो स्प्रेड है बहुत कम है। इसके अलावा प्रोजेक्ट एलिफेंट की अगर हम बात करें, इसका उद्देश्य है हाथियों का संरक्षण करना, प्रमुख उद्देश्य यही है। भारत में हाथियों की लगभग 60% आबादी पाई जाती है और यह परियोजना हाथियों की संख्या को बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए कार्य करती है। हाथियों के लिए उपयुक्त आवासों को सुरक्षित करना और उनकी वन्यजीव सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। यह परियोजना जंगली इलाकों, जंगलों और संरक्षण क्षेत्रों को संरक्षित करती है जहां हाथी आमतौर पर रहते हैं। मानव और हाथी के बीच में संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे क्षेत्रों में जहां व्यापक रूप से रेसिडेंशियल एरियाज़, एग्रीकल्चर एरियाज़ बनाने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत दोनों के बीच संघर्ष कम करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। हाथियों को सुरक्षित मार्गों का मार्गदर्शन करना, गांव में सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। हाथियों के अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए भी यहाँ पे प्रोजेक्ट एलिफेंट को लाया गया था। संपर्क क्षेत्र जो भी कॉरिडोर होता है, मान लीजिए अगर एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व में एलिफेंट्स जाते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं उसको कॉरिडोर कहते हैं। तो यहाँ पे इन कॉरिडोर्स के माध्यम से हाथी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। इन मार्गों का संरक्षण करने से हाथियों की आज़ादी और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग और राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे एरियाज़ में संरक्षण के जो कार्य हैं लगातार हो रहे हैं। हाथी की निगरानी और डेटा संग्रह भी हो रहा है ताकि हम लगातार पॉलिसी में बदलाव ला सकें। अगर कोई पर्टिकुलर पॉलिसी काम नहीं कर रही है तो उसको और बेहतर तरीके से किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी स्थिति का मूल्यांकन किया जा रहा है, वैज्ञानिक अनुसंधान भी किए जा रहे हैं। हाथियों की यात्रा, शिकार की घटनाएं और उनका स्वास्थ्य भी पता चल रहा है। जन जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है। स्थानीय लोगों से अपील की जा रही है कि हाथियों का शिकार नहीं करना और हाथियों से बचना कैसे है, साथ ही साथ एक पीसफुल तरीके से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करना है। हाथी के लिए चिकित्सा सहायता और उपचार भी दिए जा रहे हैं। जो भी गंभीर रूप से घायल हाथी होते हैं, चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने का भी एक अहम हिस्सा बनते हैं। कई बार हाथी जाल या संघर्ष के कारण घायल हो जाते हैं, तो ऐसे में उनकी चिकित्सक देखभाल कैसे की जाती है, इसके बारे में भी प्रोजेक्ट एलिफेंट बात करता है। इससे भारतीय हाथियों की स्थिति को उसमें सुधार लाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाथियों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। साथ ही साथ कई क्षेत्रों में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए प्रभावी उपाय किए गए हैं, जिससे समुदायों में बेहतर सह अस्तित्व संभव हो सकता है। संरक्षण और निगरानी की नीतियों में लगातार सुधार आ रहे हैं। हाथियों की प्राकृतिक आवासों की रक्षा करने में मदद हो रही है। अगर बात करें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की, तो बांधवगढ़ वैसे तो राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें टाइगर रिजर्व भी इंक्लूडेड है मध्य प्रदेश में। तो बांधवगढ़ की अगर हम बात करें तो ये राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। अपनी जैव विविधता, वन्यजीव और विशेष रूप से बाघों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में स्थित है और ये देश के सबसे प्रसिद्ध बाघ संरक्षण क्षेत्रों में से एक है। वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान था। इसका क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। ये बांधवगढ़ को 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर के प्रभाव क्षेत्र में शामिल किया गया, इसीलिए ये टाइगर रिजर्व भी बना। बाद में इसका विस्तार 694 वर्ग किलोमीटर किया गया कोर एरिया और 437 वर्ग किलोमीटर का बफर क्षेत्र शामिल किया गया। बांधवगढ़ को विशेष रूप से बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। बांधवगढ़ का नाम बांधव और गढ़ शब्द से आया है। बांधव असल में संस्कृत शब्द है जिसका
अर्थ है भाई और गढ़ का मतलब होता है किला। इस प्रकार बांधवगढ़ का शाब्दिक अर्थ है भाई का किला। यह नाम प्राचीन किले के कारण पड़ा जो पार्क के भीतर स्थित है। इसके अलावा बांधवगढ़ क्षेत्र को 10वीं शताब्दी के दौरान गोंड राजाओं द्वारा शासित किया गया था। किले की जो संरचनाएं और आसपास